everyone, so I hope you all are doing well. So guys, आज के इन सेशन में हम बात करने वाले हैं द रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड की क्रांति को हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट सेशन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड. सो रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि शानदार क्रांति, या फिर हम इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं. सो इसको हम पूरी वीडियो में कवर करेंगे, सो यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, सो उसके इस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड में जो मेन पार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन. बट जो सिविल वॉर है इसके थोड़ा सा पहले होता है और उसके पीछे पहले हमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले इंग्लैंड के उस टाइम की कंडीशन को समझना होगा. सो उसके पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, देन हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे जाएंगे. सो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज द स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म. तो सबसे पहले हमें इंग्लैंड की उस टाइम पे कंडीशन को देखना होगा. सो स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म इसी बारे में है थोड़ा बहुत. सो इसमें कुछ 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किया, हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिक्स हैड डेवलप्ड अ नेशन ऑफ मोनार्क, यानी कि वहाँ की जो नेशन था, यानी कि जो इंग्लैंड थी, वहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा था? मोनार्क सिस्टम, यानी कि द नेशन वॉज रूल्ड बाय द किंग. और वहाँ का किंग कौन था एट द टाइम? उस टाइम पे जो किंग था वो था चार्ल्स वन. दैट वॉज Charles first was the king of the England during the civil war, यानी कि जब ये सिविल वॉर चल रहा था उसके पहले तक का जो वहाँ पे किंग था वो था चार्ल्स वन. सो मेनली जो रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड को हम डिस्कस करते हैं ना 1600 से 1700 के बीच में ये पूरा रेवोल्यूशन होता है. तो ये जो टाइमिंग है ये 1600 टू 1700 तक की टाइमिंग है जिसके बीच में रेवोल्यूशन स्टार्ट होके एंड हो जाता है. सो उस टाइम पे मोनार्क सिस्टम चल रहा होता है इंग्लैंड में. एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, सो ये क्या है? ये टर्म है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? ये टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है कि जिसमें कहा जाता है कि किंग को पावर किसने दी है हम पे रूल करने की? गॉड ने दी हुई है पावर. उसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन. एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म. सो एब्सोल्यूटिज्म क्या है? तो ये छोटे छोटे की टर्म्स है जिनको समझना ज़रूरी है बड़े पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस को करने के लिए. सो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें वर्ड आता है एब्सोल्यूट. मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट का? कि इसमें जितनी भी पावर है ये किसके पास होगी? किंग के पास. और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पे स्ट्रगल चलता है जो आगे चल के सिविल वॉर हो जाता है और धीरे धीरे ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन में चेंज हो जाता है. सो एब्सोल्यूटिज्म क्या है? यहाँ पे सारी पावर किसके पास है? एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क. सब सारी पावर है मोनार्क के पास, यानी कि किंग के पास, यानी कि चार्ल्स वन के पास. डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन ये भी एक टर्म है जो आपको याद रखना है. सो ये क्या है? इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किंग को रूल करने की पावर किसके थ्रू गिवन है? गॉड के थ्रू गिवन है. ऐसा उस टाइम पे जो नोबिलिटी, जो किंग के सपोर्टर्स थे वो सब ऐसा मानते थे. सो पीपल अपोजेस द किंग. सो वहाँ पे जो लोग थे, जो कंट्रीमेंस थे, वो किसका अपोज करते थे? किंग का. उसके द्वारा पास किए गए लॉज का, टैक्स का. और यू कैन से दैट कि इस एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट में थे तो ये लोग इसका क्या करते थे? अपोज करते थे. और ये धीरे धीरे आगे चलते चलते क्या हो जाता है? एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है. सो इंग्लैंड का रेवोल्यूशन 17वीं सेंचुरी में शुरू होता है इन द डिवीज़न ऑफ पावर. अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? जो मेन रीज़न होता है वो होता है पावर का डिवीज़न, यानी कि जो पूरी पावर है इंग्लैंड की वो 2 लोगों में यहाँ पे क्या होने वाली है? डिवाइड होने वाली है. तो जो 2 पावरफुल बॉडीज़ में इस पावर के डिवीज़न को लेके ये सिविल वॉर होती है. सो पावर का डिवीज़न, जो यहाँ पे मेन पावर है इंग्लैंड की, जो जितनी भी पावर है उसका डिवीज़न होना है यहाँ पे. किस किस में? पहला है किंग यानी कि चार्ल्स वन, और दूसरा है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, जो काफ़ी पहले ही यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई थी. सो मेनली जो यहाँ पे पावर होती है, पूरी इंग्लैंड की ये पावर है, इसको डिवाइड करना है किंग और पार्लियामेंट के बेसिस पे. सो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म चल रहा है, मोनार्क सिस्टम चल रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पावर किसके पास है? यहाँ पे किंग के पास है. सारी पावर किसके अंडर में आती है? किंग के पास. और पार्लियामेंट के पास यू कैन से कि यहाँ पे कोई स्पेशल पावर नहीं है, जस्ट एक रबर स्टैम्प जैसे इसका यूज़ होता है पार्लियामेंट का इंग्लैंड में. सो इसका एक करेंट एग्जांपल हम ले तो इंडिया में प्रेसिडेंट का जैसा रोल होता है वही रोल यहाँ पे पार्लियामेंट के पास था. आज का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि आज के सारे लॉज पार्लियामेंट पास करती है और प्रेसिडेंट का काम होता है उसको उसमें एक रबर स्टैम्प जैसा काम करना, उसको एक अप्रूवल देना. सेम यही काम इंग्लैंड रेवोल्यूशन के टाइम पे काम था पार्लियामेंट का, यानी कि पार्लियामेंट के पास उतनी पावर नहीं थी, काफ़ी नॉमिनल सी पावर थी. सो इसी पॉलिटिकल पावर के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे किसका
रूप ले लेती है, ये सिविल वॉर का रूप ले लेती है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिविल वॉर। इसको हम वॉर ऑफ 3 किंगडम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वॉर था ये 3 किंगडम्स में स्प्रेड रहता है। So, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं किस किस के बीच में ये वॉर, किंग और पार्लियामेंट, जिसको हम यहाँ पे 2 नामों से और आप यहाँ पे देख सकते हो, रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट्रियंस। फर्स्ट वन इज रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंट्रियंस, यहीं पे मैं नोट कर दे रही हूँ। सो रॉयलिस्ट क्या होते हैं, जो किंग को सपोर्ट करेंगे, एंड पार्लियामेंट्रियंस यानी कि जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो भी किसका अपोज करते हैं, किंग का। सो ऑफकोर्स जो वहाँ के कंट्रीमेंस हैं, जो पूरी जनता है इंग्लैंड की, वो किसके साइड लेगी, वो ऑफकोर्स पार्लियामेंट के साइड में होगी। तो इसके थ्रू भी पार्लियामेंट में काफ़ी सारा फेवर आता है और ये वॉर ऑफ 3 किंगडम्स यानी कि सिविल वॉर ये जीत जाते हैं। सो अब हम पहले सिविल वॉर को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिविल वॉर को। सो एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि सिविल वॉर किसके किसके बीच में हो रहा है, किंग, रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट्रियंस के बीच में ये वॉर होने वाला है। और इस वॉर के पीछे का जो मेन रीज़न था वो था क्या, डिवाइडेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर, यानी कि जो इंग्लैंड की पॉलिटिकल पावर है उसके डिवीज़न के बेसिस पे ही ये आगे चल के एक वॉर हो जाती है बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंट्रियंस कि किसके पास कितनी पावर होगी। अब यहाँ पे एक नाम आता है एक मिलिट्री डिक्टेटर का, जिसका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल। सो ओलिवर क्रॉमवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सिविल वॉर में, और इन्हीं के बेसिस पे ही जो पार्लियामेंट है ये इस वॉर को जीत जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल एक मिलिट्री डिक्टेटर है और इसके पास काफ़ी सारे क्या थे, रिसोर्सेज थे। रिसोर्सेज यू कैन से कि जो वॉर में यूज जाने वाले इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, या फिर जो मिलिट्री पावर थी काफ़ी स्ट्रांग थी किसके पास, ओलिवर क्रॉमवेल। सो इसने किसकी साइड ली, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट की। इसके बेसिस पे जो पार्लियामेंट थी सिविल वॉर जीत जाती है। एंड एज आई टोल्ड यू कि वॉर ऑफ 3 किंगडम्स भी हम कहते हैं सिविल वॉर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 किंगडम्स में स्प्रेड होती है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। सो इंग्लैंड की तो हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी है, मतलब ये 3 किंगडम्स में ये वॉर फैल जाती है। एंड फिर आगे क्या होता है, ये तो अभी हम बात करें कि सिविल वॉर की। एंड आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो वॉर है वो किसके फेवर में जाने वाला है, पार्लियामेंट्रियंस के फेवर में ये वॉर जाने वाली है। सो अब इसके बीच में क्या होता है, इन तीनों कंट्रीज में क्या होता है, और जो किंग है अभी उसके साथ क्या होगा, क्योंकि किंग की तो टीम यहाँ पे डिफीट हो जाती है इस वॉर में, चार्ल्स I यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं। सो अब ये जो सिविल वॉर हम पढ़ रहे हैं इसकी जो टाइमिंग है वो है 1642 to 51, यानी कि ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक ये वॉर होती है। एंड इस वॉर में 1640 में जो चार्ल्स I होते हैं, ये अभी हम थोड़े से और पास की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम 1642 से आगे के पढ़ रहे हैं सिविल वॉर में। पर अभी हम अगर 2 साल पीछे जाएं यानी कि 1640 में, तो जब चार्ल्स I होते हैं, हु इज़ द चार्ल्स I, द किंग ऑफ द इंग्लैंड एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो किंग थे कौन, चार्ल्स I, वो 1640 में एक वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं विद द स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के साथ वॉर के लिए क्या चाहिए, उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, एंड रिसोर्सेज के लिए जो किंग है वो किसको कॉन्टेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट को। सो यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई होगी, पार्लियामेंट ने क्या कंडीशन रखी होगी कि वो उसकी हेल्प करेगा, उसके बदले में उसको क्या चाहिए। सो यहाँ पे जो कंडीशन रखी जाती है वो होती है टू एबॉलिश ऑल द टैक्सेस एंड लॉज, यानी कि जितने भी टैक्स और लॉज जो किंग ने पास किए किसके अपोनेंट्स में, जो लोग हैं वहाँ के, जो पार्लियामेंट के अपोजिट में जो लॉ पास किए गए उन सबको हटाने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन रखते हैं कि अगर यहाँ से लॉ हटेगा देन दे विल हेल्प द किंग इन द वॉर विथ स्कॉटलैंड। सो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो किंग का होता है वो क्या होता है, ही वेंट टू द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे किंग कहाँ जाता है, पार्लियामेंट, एंड वहाँ से वो 5 लोगों को, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें से 5 को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट कर लेता है कौन, चार्ल्स I। एंड उसके बाद क्या होता है, जो बाकी सारे बचे हुए पार्लियामेंट्रियंस थे वो सब सिटीज़ में जाके छुप जाते हैं। अब यहाँ पे हेल्प किसकी होगी, पार्लियामेंट्रियंस की होगी, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं वहाँ के वो भी किसके फेवर में है, पार्लियामेंट्रियंस के। सो अब यहाँ पे जो किंग होता है उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलती है अपने कंट्री के लोगों से। फिर क्या होता है, किंग एंड हिज फॉलोअर्स, यानी कि जो किंग को फॉलो करने वाले लोग हैं, किंग के जो सपोर्टर्स हैं, वो सारे कहाँ मूव कर जाते हैं, नॉर्थ इंग्लैंड में, टू गेन सम सपोर्ट। तो 1642 में क्या हो जाता है, किंग विद हिज सपोर्टर्स मूव टू नॉर्थ इंग्लैंड। इंग्लैंड के नॉर्थ साइड में मूव करते हैं, किस लिए, थोड़े बहुत रिसोर्सेज लेने के लिए एंड थोड़ा बहुत और सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए। सो उसके बाद क्या होता है, फिर द वॉर कंटिन्यूटी में आता है, सिविल वॉर कंटिन्यू होता है। एंड आफ्टर द 5 ईयर्स, 5 ईयर की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के बाद जो चार्ल्स I होता है
वो यानी कि जो रॉयलिस्ट होते हैं वो डिफीट हो जाते हैं इस वॉर में, और पूरे वॉर का फेवर में जो डिसीजन आता है वो किसके फेवर में आता है, पार्लियामेंट्रियंस के फेवर में आता है। सो 1649 में जो चार्ल्स वन होता है उसको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। 1649 में क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन। इंपॉर्टेंट डेट टू बी रिमेंबर, 1649 में क्या हो जाता है, चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी कि दे हैड डिफीटेड दी वॉर, ये इस वॉर में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो पूरी कंट्री है उस पर किसका रूल चलने वाला है, पार्लियामेंट का, यानी कि अब ये पूरी कंट्री पार्लियामेंट पे रूल करने वाली है। तब यहाँ पे एक रिपब्लिक स्टैब्लिश हो जाती है। एंड हु इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ दिस रिपब्लिक, ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल अपने आप को इस पार्लियामेंट को यानी कि इस पूरे इंग्लैंड का एक लीडर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि इस वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका था, ओलिवर क्रॉमवेल का था। सो अब यहाँ पे ये जो रिपब्लिक होती है, जो रिपब्लिक इंग्लैंड में स्टैब्लिश हो गई, ये कितना चलती है, जस्ट 11 ईयर्स, यानी कि आफ्टर द 11 ईयर्स। सो आफ्टर द 11 ईयर्स क्या होता है, आफ्टर द 11 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर से मोनार्क इस्टेब्लिश हो जाती है। कहाँ पे, इंग्लैंड में फिर से मोनार्क सिस्टम चालू हो जाता है। एंड फिर जो किंग बनता है वो होता है चार्ल्स सेकेंड, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट, एंड उसके बाद चार्ल्स सेकेंड उसका किंग बनता है। एंड देन आफ्टर डैट जेम्स सेकेंड, यानी कि पहले होता है चार्ल्स वन, चार्ल्स फर्स्ट, देन चार्ल्स सेकेंड, फिर आता है जेम्स सेकेंड, यानी कि जेम्स सेकेंड ये क्या है, थर्ड रूलर आ गया यहाँ पे इस रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो जो जेम्स सेकेंड है अब यही रूलर रहने वाला है ग्लोरियस रेवोल्यूशन तक। सो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जेम्स सेकेंड का ही हम नेम पढ़ने वाले हैं, यही किंग है। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, सिविल वॉर कर पढ़ लिया। सो ये हमारा ब्लडलेस रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो मेन रेवोल्यूशन है इंग्लैंड का उसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि शानदार क्रांति या फिर ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सो उसमें क्या है, जेम्स सेकेंड वहाँ का किंग हो जाता है और कंडीशन और थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे फिर से पार्लियामेंट इस्टेब्लिश होने वाली है। सो अब हम पहले पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फिर हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। सो ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन या फिर शानदार क्रांति को हम इस चार्ट से समझते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे कंडीशन क्या होती है। सो जेम्स सेकेंड वहाँ पे रूल कर रहा होता है एंड द पार्लियामेंट, सो द पार्लियामेंट होती है। अभी यहाँ पे हुआ क्या था कि आफ्टर द 11 ईयर्स कोई रूलर नहीं था पार्लियामेंट के थ्रू से। आफ्टर द ओलिवर क्रॉमवेल किसी और ने पार्लियामेंट के थ्रू से रूल नहीं किया, तो वहाँ पे फिर से मोनार्क स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे पार्लियामेंट का पावर ही खत्म हो जाता है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, पार्लियामेंट इन्वाइटेड जेम्स सेकेंड्स डॉटर एंड हस्बैंड। सो जेम्स सेकेंड्स डॉटर एंड हर हस्बैंड, सो ये कौन है, द रूलर ऑफ होलैंड, यानी कि रूलर ऑफ होलैंड को इनवाइट किया जाता है इन इंग्लैंड, किस लिए, ताकि उनको सारी पावर दी जाए। इंग्लैंड की सारी पावर किसको देने का डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट्रियंस, टू द रूलर ऑफ होलैंड, यानी कि जेम्स सेकेंड की डॉटर का हस्बैंड। सो द रूलर ऑफ होलैंड उसको सारी पावर दी जाती है, कहाँ की, इंग्लैंड की। क्यों किया जाता है ऐसा, इसके पीछे भी पार्लियामेंट का बहुत बड़ा फेवर है और यही हमारा ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। हम इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई वॉर नहीं है। मेनली रेवोल्यूशन का नाम सुन के हमें क्या समझ में आता है कि एवरीवेयर अब फाइटिंग इज गोइंग ऑन, वहाँ पे मतलब किंग है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, वो क्या चल रही है, फाइटिंग चल रही है। बट यहाँ पे जो रेवोल्यूशन है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसको हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, बिना ब्लड के यानी कि बिना किसी वॉर के ये रेवोल्यूशन हो जाती है। यानी कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति। यहाँ पे भी क्रांति ही हो रही है बट विदाउट एनी काइंड ऑफ वॉर, इसको इसलिए हम इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। सो यहाँ पे पार्लियामेंट सारी पावर किंग ऑफ होलैंड यानी कि होलैंड के किंग को सारी पावर देने का डिसाइड करते हैं। एंड एज द रूलर यानी कि ये जो किंग ऑफ होलैंड है, एज ही स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द इंग्लैंड की तरफ जैसे ही वो मूव करता है, जेम्स सेकेंड रन्स टुवर्ड्स द फ्रांस। तो जेम्स सेकेंड इंग्लैंड को छोड़ के फ्रांस की तरफ मूव कर जाता है जस्ट बाय द फियर ऑफ रूलर ऑफ द होलैंड। उसके फियर से ये फ्रांस चला जाता है इंग्लैंड को छोड़ के। कौन, जेम्स सेकेंड। सब यहाँ पे जेम्स सेकेंड का रूल तो खत्म हो जाता है। अब रूल किसका आएगा, द रूलर ऑफ द होलैंड, इसका रूल चलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से इसको समझें तो यहाँ पे रूल किसका चलने वाला है, पार्लियामेंट का। पूरी तरीके से रूल किसका चलेगा, पार्लियामेंट का। क्यों चलेगा, क्योंकि अगर पावर पार्लियामेंट ने दी है रूलर ऑफ द होलैंड को, तो अब वो चाहे तो उससे पावर वापस भी ले सकती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये रूल, इस रूल को हम एक नाम दे सकते हैं। क्या नाम हो सकता है इसका,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्क सिस्टम चल रहा है लेकिन पार्लियामेंट की ही बेसिस पे चल रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाती है, कहाँ, इंग्लैंड में। और यही हमारा ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। अब जब यहाँ पे रूलर ऑफ द होल लैंड जब पावर में आता है, अब कुछ लिस्ट पास की जाती है किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, कि अगर हमारे पास पावर है, यहाँ पे दो पावरफुल बॉडीज हमें देखने को मिल रही है, पहला है किंग, दूसरा है पार्लियामेंट। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों में ज़्यादा पावर किसके पास है अभी करंट टाइम में, वो है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही पावर किसके हाथ में दी है, रूलर ऑफ दी होल लैंड। अब यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू एक बिल पास किया जाता है, बिल ऑफ राइट्स, यानी कि कई सारे ऐसे लॉज हैं, टैक्सेस हैं और काफ़ी सारे जो राइट्स हैं, जो पावर है इंग्लैंड की, वो दोनों में ये डिवाइड कर देता है कौन, पार्लियामेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादातर पावर अब किसके हाथ में आने वाली है, पार्लियामेंट के हाथ में। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकलता है। दिस इज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया होगा। सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे जो नए नए नियम जो निकाले थे किसने, पार्लियामेंट ने। तो सबसे पहला जो आता है बिल ऑफ द राइट्स, यानी कि एक बिल ऑफ द राइट्स निकाली गई, जो हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स मेंशन है, और वहीं से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। यानी कि आप उसको जस्ट कनेक्ट कर सकते हो कि बिल ऑफ राइट्स का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंग्लैंड के सिटीजन्स के पास होने चाहिए। उन सारे राइट्स की एक लिस्ट निकालता है कौन, पार्लियामेंट। उसके बाद जो टैक्स है, आर्मी है, मिलिट्री है, यानी कि कोई नया लॉ पास करना है, कोई नया टैक्स लगाना है, या फिर कोई मिलिट्री से रिलेटेड डिसीजन लेना है, वो सब कौन लेगा, पार्लियामेंट। इन सब की पावर किसके पास आ गई, पार्लियामेंट के पास। जितनी राइट्स थी वो भी किसने पास की, पार्लियामेंट ने। एंड द ज्यूरी मेंबर, जो हम कोर्ट में कोई केस चलता है उसमें हम ज्यूरी मेंबर्स का नाम सुनते हैं। यहाँ पे जो कोर्ट केसेस थे उसकी पावर किसने दी, पार्लियामेंट ने किसको दी उसकी पावर, ज्यूरी मेंबर्स को दी, कि कोई भी केस, मतलब कोई भी अगर कोई केस चल रहा है तो वो किंग उसको सॉल्व नहीं करेगा, किसके थ्रू सॉल्व होंगे, वो ज्यूरी मेंबर्स के थ्रू, यानी कि वो केस कहाँ चलेगा, कोर्ट में चलेगा। यहाँ से किंग की काफ़ी सारी पावर ले गई है, मतलब बिल ऑफ राइट्स भी किंग के पास नहीं है, कौन कौन सी राइट्स लगानी है, ना ही किंग टैक्स अबॉलिश कर सकता है, किंग टैक्स अबॉलिश कर सकता है, ना ही लगा सकता है, ना ही आर्मी किंग के पावर में है, ना ही कोई केस किंग के अंडर में आता है। यहाँ पे यू कैन सी दैट कि यहाँ पे किंग के पास किसी भी टाइप की पावर अब यहाँ नहीं ही बची है। तो मतलब क्या हुआ है कि सारी पावर, जितनी भी पावर है इंग्लैंड की, अब इनडायरेक्टली किसके हाथों में आ गई, पार्लियामेंट के हाथों में आ जाती है। और किंग की जो अथॉरिटी होती है वो अब नो लॉन्गर द अथॉरिटी ऑफ द किंग की जो अथॉरिटी थी अब उसके पास इनडायरेक्टली सारी पावर किसके पास आ गई है, पार्लियामेंट के पास। पहले रूलर ऑफ द होल लैंड उसको अपॉइंट किया इन लोगों ने, देन सारी पावर किसके अंडर में आ गई, पार्लियामेंट के। अब अगर वहाँ पे जो रूलर है किसका, होल लैंड का, अगर वो इनका अपोज करेगा तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उससे उसकी सारी पावर्स वापस भी ले सकती है। सो डैट वॉज ऑल अबाउट द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड द सिविल वॉर। काफ़ी सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है जो रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड के अंडर में आता है। अब जो जेम्स सेकेंड था ना, उसको मतलब with his wiseness, मतलब he was not so much wise to rule a country, उसके मतलब उस टाइप की मेंटेलिटी नहीं थी that how to rule a country. He ran away from the England to the France just because to save his life. So due to the some diswiseness of the James II, इनडायरेक्टली क्या हो जाता है कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर चली जाती है एंड आगे फिर इंग्लैंड में डेवलपमेंट होता रहता है। और आज आप करंट टाइम में इंग्लैंड को देख ही सकते हो। So that was all about the revolution of the England. So if you have any doubt related to this topic, you can comment me in the comment section below. I will reply to it. So thanks for watching guys, and stay connected, stay tuned. Thank you.